हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ संजीवनी सीरीज का पार्ट 5 लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के विभिन्न एग्जाम से लिए गए हैं जो पिछली सालों में एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई एवं टेक्नीशियन। इन विभिन्न एग्जाम से लिए गए हैं ये क्वेश्चंस जो कि बार बार ये एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो वरदान साबित होगी, क्योंकि 70 से 80% क्वेश्चंस एग्जाम में वही आते हैं जो ऑलरेडी आ चुके होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवाहन वंश ने। ठीक है, किसने जारी किए थे? सातवाहन वंश ने जारी किए थे। तो चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, सातवाहन राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए। सातवाहन शासकों द्वारा सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने चांदी, तांबा, कांसा आदि के सिक्के चलाए। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की। ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत वाला कथन आपको चूज करना है, वही आपका सही आंसर होगा। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, ये बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, ये भी बिल्कुल सही है। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, नहीं नहीं, ये सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा था? ऑप्शन डी था। जीवक बुद्ध के, देखिए बुद्ध के जो निजी चिकित्सक थे वो कौन थे? जीवक। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे, बल्कि कुषाण शासक कनिष्क के राज्यवेद थे। इनके द्वारा चरक संहिता लिखी गई है जो कि आयुर्वेद पर आधारित है। ठीक है, आयुर्वेद ग्रंथ है। जबकि बौद्ध धर्म ग्रंथ, जितने भी बौद्ध धर्म ग्रंथ है वो किसमें? पाली भाषा में लिखे गए थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल के लुम्बिनी में स्थित है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, ये कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, कनिष्क किस वंश से थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण वंश से थे ये। ठीक है, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इस उपलक्ष्य में संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, तथा जिसे भारत सरकार द्वारा ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में लिया जाता है। 78 ईस्वी को शक युग का आरंभ भी माना जाता है। इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कौन सी चौथी बौद्ध संगति हुई थी? ये कश्मीर के कुंडलवन में बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में हो गया। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। तो कनिष्क डैश वंश का सम्राट था, इसका सही जवाब हो जाएगा कुषाण वंश का। शक युग कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 78 ईस्वी में। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 78 ईस्वी, ऑप्शन डी। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे, तो सही जवाब होगा कनिष्क। कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क थे जो 78 ईस्वी से 101 या 102 ईस्वी तक गए। कुषाण वंश के तीसरे शासक थे। इसकी राजधानी पुरुषपुर। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कडफिसेस था। कनिष्क भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्यिक कला प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रखता है। ईसा पूर्व 10 शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहली शताब्दी में।
ठीक है। ईसा पूर्व की पहली शताब्दी के आरंभ में 15 ईस्वी में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था, जो चीनी समुदाय से संबंधित था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था, जो 78 ईस्वी में राजा बना। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है। इसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। कहां हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में। अगला क्वेश्चन, ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखा था। तो किसने लिखा था? खारवेल ने। ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ओडिशा में उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। इसे कलिंग के राजा खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था। यह लेख प्राकृत भाषा में है और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका बहुत अधिक महत्व है। इसके बाद में अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गुप्त एंड पोस्ट गुप्त एम्पायर। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें डैश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति से हमें गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेठ द्वारा रचित है। इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिन पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। इसे इलाहाबाद स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ। इस प्रशस्ति को मूल रूप से कौशाम्बी में अशोक के स्तंभ पर उकेरा गया था। अकबर के समय जहांगीर इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाया। इस प्रशस्ति की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है। और शैली कौन सी थी? शैली चंपू शैली थी। ठीक है। कुल 33 पंक्तियां हैं। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्यभूति वंश। सम्राट हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी उत्तर भारत में 7वीं शताब्दी के शक्तिशाली राज्य थानेश्वर के पुष्यभूति वंश शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया तथा सम्राट हर्ष ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद नामक नाटकों की रचना की। रविकीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशन द्वितीय की डैश पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हर्ष। ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था, जो पुलकेशन द्वितीय के शासनकाल में एक जैन कवि था। और रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशन द्वितीय की हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। ऐहोल शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जुआनजांग या हुइनसांग। किसके शासनकाल में कौन आया? चलिए देख लेते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता, महमूद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी और मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में मार्को पोलो। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर फोटो थोड़ा क्लियर नहीं है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में उस समय महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं, आप सुनिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे, जिन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट का जन्म पटना के कुसुमपुर में हुआ था। ठीक है। चरक, महर्षि और आयुर्वेद विचार, ब्रह्मगुप्त भारतीय गणितज्ञ, बारहमीर भारतीय गणितज्ञ, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाणभट्ट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? चलिए, बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी मिलती है। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन स्वयं साहित्यकार था। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, इनकी रचना हर्षवर्धन ने की थी। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। भारत से वह 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों के संग्रह के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है। धातव्य के हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुएनसांग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही जवाब है हुएनसांग भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है हुएनसांग। ठीक है, चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा। अगला, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन के। ठीक है, बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक कवि थे। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरितम और कादंबरी। इनके दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बरहामेर। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त साम्राज्य का यह समय भारत का स्वर्णिम युग का कहा जाता है। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की शुरुआत की। सांची अभिलेख में उन्हें देवराज कहा गया है। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न निवास करते थे, जिनमें कालिदास, बरहामेर, धन्वंतरी, घट्टपरे, शंकु, अमर सिंह, बेताल भट्ट, छपड़क, बररुचि, ये लोग थे। भारत का नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। वह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। गुप्त वंश का सबसे महान योद्धा, गुप्त वंश का एक महान योद्धा और कुशल सेनापति था। समुद्रगुप्त की विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। इसकी उपाधियां और भी हैं, पराक्रमांक, अप्रतिरथ, सर्वराज्योच्छेता, लिच्छवी दोहित्र तथा समुद्रगुप्त की उपाधियां हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रभावती। चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या नाम था? प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। इसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। अपनी वैवाहिक नीति को इसने दो पड़ोसी राज्यों नागाओं और वाकाटक के खिलाफ निर्देशित किया। इन दो शक्ति